हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरिडोप सीरीज का 24th लेक्चर है और रोटेशनल मोशन का लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट है। आज इसमें हम इरिडोप की प्रॉब्लम नंबर्स 1.257 टू 1.266 ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फिगर में ही आपको दिख रहा होगा क्या है। इसमें जो ग्राउंड है ये सफिशिएंटली रफ है। इसका मतलब प्योर रोलिंग होगी। अब तुम्हें निकालना क्या है, एक्सीलरेशन का प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक तरीके से तुम्हें इधर को ए निकालना है और एक वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। मतलब एक तो तुम्हें ए निकालना है और एक निकालना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, सॉरी वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये फाइंड करना है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो गामा एम आर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट। मास एम, रेडियस आर, वो सब तो दिए ही है। अब इसमें देखो क्या है, अगर मैंने ए इधर को लिया है और प्योर रूलिंग में मान के चल रहा हूं तो अल्फा इधर को आएगा और एक फ्रिक्शन में पीछे को ले लेता हूं एफ। अब अगर मैं ए की इक्वेशन लिखूंगा तो ए की इक्वेशन में क्या हुआ देखो, एफ कॉस एल्फा, ये तुम्हें आगे लगता हुआ दिख रहा होगा, माइनस फ्रिक्शन पीछे लगता हुआ दिख रहा होगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो ए की इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ अल्फा की इक्वेशन। अल्फा का मतलब टॉर्क अपॉन आई। अब फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो तुम्हें लग रहा होगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, लेकिन हमें क्लॉकवाइज चाहिए बिकॉज मैंने अल्फा को क्लॉकवाइज माना है। तो नेट टॉर्क कितना होगा बताओ, नेट टॉर्क होगा फ्रिक्शन इंटू आर माइनस अप्लाइड फोर्स इंटू स्मॉल आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था गामा एम आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। और प्योर रोलिंग के लिए तीसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा, ये लिख सकते हैं, कैपिटल आर अल्फा आएगा, ध्यान रखना। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, तो यहां से तुम ए फाइंड कर लो। यहां पे बस एक थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना कि जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं एफ कॉस अल्फा लूंगा और जब मुझे अल्फा निकालना होगा तो मैं पूरा एफ लूंगा बिकॉज वो टेंजेंशियल लगा हुआ है। बस इस चीज का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ का कॉस अल्फा कंपोनेंट और टॉर्क निकालने के लिए पूरा एफ कैपिटल एफ लोगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अब तुम्हें वर्क डन बाई कैपिटल एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। अब आप ये बताओ, कैपिटल एफ एक्सटर्नल फोर्स है तो उसका जो वर्क डन होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें लग रहा होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर
प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे v को रख लोगे 80, आई तुम्हें दे ही रखा है गामा एम आर स्क्वायर, ओमेगा को रख लोगे अल्फा टी स्क्वायर, और प्योर रोलिंग के केस में अल्फा को कितना लिख लोगे, ए अपॉन आर, ये आ गया। और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, तो वहां से हम वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, उसका वर्क डन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आपने कोई चेंज किया नहीं है, तो इसका मतलब वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी देखो तुम्हें फिगर दिख ही रही होगी, तुम्हें टेंशन इन ईच थ्रेड निकालना है, मतलब थ्रेड में ये, हाँ ध्यान रखना, इस टेंशन की बात कर रहा है, ये निकालना है, और तो कुछ है नहीं। तो देखो मैं इसमें ना इसका और इसका फ्री बॉडी बनाता हूं, इसको ध्यान से देखना। ईच सिलेंडर मास m दे रखा है, ध्यान रखना, हर सिलेंडर का मास m दे रखा है, और बाकी वो तो तुम्हें दे रखा है कि एक्सिल जो होगी, एक्सिस जो होगी वो तो स्मूथ होगी, लेकिन कहीं पे कोई स्लिप नहीं दे रखी होगी, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर मैं सबसे पहले ऊपर वाले का अगर मान लो फ्री बॉडी बनाता, तो देखो ये कुछ ऐसे बनता ना, अगर तुम देखोगे तो ये हुआ एक तरीके से ऊपर वाले का बना, तो इसमें देखो 2t नीचे आएगा, ये होगा, इसमें 2t नीचे आ जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, इसको अल्फा 1 कह देता हूँ, ये हो गया। अब अगर मैं नीचे वाले का फ्री बॉडी बनाऊं, देखो इसमें 2t ऊपर आ गया और mg नीचे आ गया, और इसको ए एक्सेलेरेशन नीचे मिलेगा, और ये ऐसे अल्फा 2 से घूम जाएगा। तो मेरे ख्याल से फिगर समझ में आ गई होगी, ऊपर वाले की और नीचे वाले की क्या फिगर बनेगी। अब अगर मैं ए की इक्वेशन बनाऊंगा, तो ए की इक्वेशन बनेगी mg माइनस 2t इक्वल टू m इंटू ए। अगर मैं अल्फा 1 की इक्वेशन बनाऊंगा, तो ये बनेगी अल्फा 1 इक्वल टू 2t इंटू आर, और तुम्हें सिलेंडर दे रखा है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। और अल्फा 2 की भी इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी, अगर देखोगे अल्फा 2 की भी यही इक्वेशन बनेगी, क्यों, अल्फा 2 की भी यही इक्वेशन बनेगी। अल्फा 2 कितना हो जाएगा देखो, 2t इंटू आर अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, देखो इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन एक ही आना चाहिए ना, नहीं बताओ, जैसे इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ मान लो, तो 1 का एक्सेलेरेशन नीचे को आएगा, क्यों, और वो कितना आएगा, आर अल्फा 1, ये तो ये आ गया। और 2 का एक्सेलेरेशन क्या होगा देखो, ए नीचे को आएगा और आर अल्फा 2 ऊपर को आएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका नीचे को ही आना ना, तो इसका नीचे को एक्सेलेरेशन कितना मान के चलेंगे हम, ए माइनस आर अल्फा 2। तो लास्ट इक्वेशन तुम क्या लिख सकते हो, तो जो है आर अल्फा 1 इक्वल टू ए माइनस आर अल्फा 2, ये इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। हमारे पास अननोन क्या कहते, देखो हमारे पास टी अननोन था,
ए अननोन था, अल्फा 1 अननोन था और अल्फा 2 अननोन था। वो अलग बात है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 एक ही आ रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से फिगर देख लो। जैसे ये ऊपर वाला था ना बेटा, इस पे तो ये 2t आ गया, और ये अल्फा 1 लिया था मैंने, तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे को आ गया आर अल्फा 1। अब इससे मिलता जुलता देखो ये आया, ये 2t ऊपर लिया था, इसका एक्सेलरेशन नीचे लिया था, इसका ये अल्फा 2 लिया था, और इस पर नीचे को एक फोर्स लिया था mg। और इस पॉइंट का अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, एक तो नीचे को आया था a और ऊपर को आया था r अल्फा 2। तो अगर मैं a को बड़ा मानूं तो नीचे को कितना आ गया बेटा, जो है नीचे को आ गया a माइनस r अल्फा 2, और मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, तो जो है इक्वल कर दिया। ये भी टी निकालना था, मैं ध्यान रखना, फाइंड टी। अब इसके बाद ये देख लो। अच्छा, पिछली बार क्या था ना, ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। पिछली बार ये फिक्स था, केवल ये रोटेट कर रहा था, मतलब रोटेट भी कर रहा था और ट्रांसलेट भी कर रहा था। क्यों? रोटेशन भी था और ट्रांसलेशन भी था। इस वाली फिगर में देखो, इस वाली फिगर में थ्रेड यहां पर है ना बेटा, ये है, नहीं है, यहाँ पे थ्रेड है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा सिस्टम देखोगे तो ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों करेगा, मतलब नीचे भी आएगा इस टाइप से। अब फिगर को अच्छी तरीके से देख लो क्या है। ए का मास m दे रखा है, और पुली बी का मास कैपिटल M दे रखा है देखो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है, और रेडियस में r और 2r ये दे रखे हैं, कुछ इस टाइप से दे रखे हैं। फिगर को अच्छी तरीके से देख लो क्या है, पिछली बार और इस बार की फिगर में क्या डिफरेंस था, पिछली बार क्यों फिक्स था वो भी देख लो ना। बिकॉज ये ऐसे था बेटा, यहाँ पे ये फिक्स था, ऊपर वाला फिक्स था, नीचे वाले का रोटेशन और ट्रांसलेशन था। इस बार फिक्स नहीं है, उसका रोटेशन है ट्रांसलेशन है। तो इसकी अगर मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फिगर बनाऊं तो कैसे बनेगी देखो। यहाँ पे एक तो ये m आ गया, इसके सेंटर में एक mg आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले में 2t1 आ गया, और इस वाले में अगर देखोगे t2 कह दो, और ये r है और ये 2r है। तो पहली बात तो ये पूरा सिस्टम नीचे को a से आएगा, a1 कह देता हूँ चलो, और ये नीचे को जाएगा a2 से, और ये अल्टीमेटली ऐसे घूमेगा भी, क्यों, और ये अल्फा हो गया। फिगर देख लो पहले अच्छी तरीके से। ब्लॉक ए का एक ही एक्सेलेरेशन होगा, a2 कह दिया नीचे को, बाकी जो कैपिटल M है उसमें लीनियर एक्सेलेरेशन भी आएगा और एंगुलर एक्सेलेरेशन भी आएगा। और ये वाले टेंशन मैंने T ले रखी है, T1 कह लो, और ये वाली टेंशन मैंने T2 दिखा रखी है, ये कह लो। अब जरा देख लेते हैं अननोन्स कितने कितने आ गए, उतनी इक्वेशंस बनाएंगे ना फिर। T1 अननोन, T2 अननोन, A1 अननोन,
A2 अननोन और अल्फा अननोन, ये हो गई। अब सबसे पहले अगर मैं A1 को बनाऊं, mg नीचे -T2 नीचे, तुम्हें दिख रहा होगा -T2 नीचे, बिकॉज मैं m का जो फ्री बॉडी बना रहा हूं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना तुम। मैं एक फ्री बॉडी ये बनाऊंगा बेटा, ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है, ये कह लो ये सिस्टम 1 हो गया और ये सिस्टम 2 आ गया। तो दो अलग अलग सिस्टम है, ध्यान रखना। तो अगर मैं A1 का एक्सीलरेशन लिखूं तो क्या होगा बताओ, mg - T2 - 2T1 इक्वल टू m इंटू A1। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरा, अगर मैं A2 की इक्वेशन बनाऊं तो बनेगी mg - T2 इक्वल टू m इंटू A2। क्यों? mg - T2 इक्वल टू m इंटू A2। mg - T2 इक्वल टू m इंटू A2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी, अगर मैं अल्फा की बनाऊं, जो टॉर्क अपॉन आई होगा, आई की वैल्यू आई ही लिखी है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अब सुनो, 2T1 का टॉर्क भी क्लॉकवाइज जा रहा है और T2 का टॉर्क भी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नहीं, दोनों के दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 2T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू 2R अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये आ गया। अब सुनो, ये वाला पॉइंट अल्टीमेटली ऊपर कहीं कनेक्टेड है और ये रेस्ट पे है। समझ गए ना, ये वाला पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। इस पॉइंट का एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए। तो इस पे A1 तो नीचे आएगा और R अल्फा ऊपर आएगा। क्यों? इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, A1 नीचे और R अल्फा क्या होगा, ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा A1 - R अल्फा 0 आना चाहिए। अगली जो इक्वेशन बनी, A1 - R अल्फा इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। और लास्ट में चलते हैं फिफ्थ में। अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये इससे कनेक्टेड है और ये A2 से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी A2 से नीचे आना चाहिए। क्यों? ये पॉइंट भी A2 से नीचे आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, देखो, नीचे को आया A1 और 2R इंटू अल्फा। नहीं है, इस पॉइंट का जो आएगा नीचे को A1 भी आएगा और 2R इंटू अल्फा भी आएगा। तो A1 प्लस 2R इंटू अल्फा वो A2 के इक्वल होना चाहिए। अगली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A1 प्लस 2R इंटू अल्फा, वो बनेगी A2। ये बन गई 5। 5 अननोन्स थे, 5 इक्वेशन। फिर भी एक बार फिगर दोबारा देख लो। ये था ना एक्चुअल में, ये था, ये ऊपर कहीं कनेक्टेड था और ये नीचे कहीं कनेक्टेड था। इसमें मैंने लिया था 2T1, दो स्ट्रिंग थे यहाँ इसलिए। इसमें लिया था T2, इसको लिया था A2, इसको लिया था A1 और ऐसे ले लिया था अल्फा। तो मैंने कहाँ कहाँ पे इक्वल किया था, देखो,
एक तो ये वाला एक्सेलेरेशन 0 था, तो इस एक्सेलेरेशन को 0 कर दिया था मैंने। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया था, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला एक्सेलेरेशन नीचे को जा रहा था A2 से, इसका मतलब इसको भी मैंने नीचे को कितना दिखा दिया था, इस डायरेक्शन में कितना दिखा दिया था, A2 दिखा दिया था। तो ये किया, तो ये फिगर भी समझ लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें देखो, ये स्मूथ है, ये M1 है, सिलेंडर दिया हुआ ध्यान रखना, और ये M2 दिया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया हुआ है, कि तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा होगा, वो स्मूथ दे रखा है। तो तुम्हें एक तो के पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालना है, और तुम्हें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है। फिगर देख लो अच्छी तरीके से क्या हो रहा है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको ऐसे मान लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये मान लेता हूँ। ये स्मूथ है, हाँ। अब ये M1 दिया हुआ है और ये M2 दिया हुआ है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक तो इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन एक ही आएगा, ये हो गया। और साथ में ये ऐसे घूम भी जाएगा अल्फा से, ये भी हो जाएगा। फिगर को देख लो अच्छी तरीके से क्या है, दोनों का एक्सीलरेशन ए होगा, और साथ में ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो घूमेगा भी, नहीं है, घूम भी जाएगा। तो अब ये बताओ कि जो ए की वैल्यू होगी वो तो होगी टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स तो आ गया F, और टोटल मास आ गया M1 प्लस M2। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फिगर समझ में आ रही है ना कैसे हो रही है बेटा, जो है M1 और M2 दोनों के दोनों लीनियर एक्सीलरेशन ए से राइट साइड को जाएंगे, लेकिन जो M1 है वो घूमेगा भी। अब चलते हैं अल्फा कितना होगा, F इंटू आर, ये तो टॉर्क आ गया, क्यों, F इंटू आर, ये तो आ गया टॉर्क, अपॉन सिलेंडर दिया था तुम्हें हाफ mr², ये आ गया, तो ये अल्फा भी निकल गया। अब मुझे के पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालना था, तो के का वही होगा जो इस पी पॉइंट का होगा ना, ये वाला पॉइंट अगर पी है तो वही होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ के और एक्सीलरेशन ऑफ पी, ये तुम्हें लग रहा होगा सेम आएंगे। और पी का एक्सीलरेशन देखो, एक तो ए तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब आर अल्फा भी उधर ही को आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ए प्लस आर अल्फा, ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, M1 और M2 दोनों का लीनियर एक्सीलरेशन सेम होगा, और वो होगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास मींस F अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन ऊपर वाले में एक रोटेशन और हो जाएगा, अल्फा और मिल जाएगा, और वो जाएगा F इंटू आर, वो टॉर्क हो गया अपॉन हाफ mr²। और एक पॉइंट मैंने बताया कि ए पॉइंट और पी पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम आएगा, और पी पॉइंट का कितना होगा, ए भी होगा आर अल्फा भी होगा, ये आंसर। अब तुम्हें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी।
काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि एक्सटर्नल फोर्स F है, तो ये जितना भी वर्क करेगा वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, बस हो गया। नहीं है, जैसे हमने पिछले उसमें किया था वहां पे थोड़ा उल्टा था, बस हो गया कि हमें वर्क डन बाई F निकालना था और वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल किया था। अब के यहाँ पे उल्टा कर दे रहा हूँ, अब के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो वर्क डन बाई F हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स F, तो ये हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ K, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ K कितना हो जाएगा, हाफ एक्सीलरेशन ऑफ K इंटू टी स्क्वायर। बस यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है, उसका जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कैपिटल F का वर्क डन निकाल दो और वो हो जाएगा जो फोर्स अप्लाई किया है इनटू K पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो तुमने कई बार किया होगा, जैसे ये M1 है, ये स्मूथ है और इसमें स्फीयर रखा हुआ है M2, स्फीयर है, ध्यान रखना। और यहाँ पे F लगाते हैं। नो स्लाइडिंग बिटवीन प्लैंक एंड स्फीयर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है, सफिशिएंट फ्रिक्शन। तो तुम्हें दोनों का एक्सीलरेशन निकालना बस हो गया। तो सुनो किस टाइप से होगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इस पे F ये आ गया और इन दोनों के बीच में मान लो फ्रिक्शन इस टाइप से है, और नीचे वाले का एक्सीलरेशन मान लो A1 है, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन मान लो A2 है, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा इसका अल्फा इधर को आएगा, क्यों? मेरे ख्याल से फोर्स डायग्राम समझ में आ गया होगा क्या बनेगा। अब अगर मैं A1 की इक्वेशन लिखूं तो A1 की इक्वेशन लगेगी F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू M1 इंटू A1। अगर मैं A2 की इक्वेशन लिखूं तो देखो A2 में सिर्फ फ्रिक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू M2 इंटू A2। अगर मैं अल्फा की इक्वेशन लिखूं तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क देखो सिर्फ F का टॉर्क आएगा, क्यों? सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो ये आ गया F इंटू आर, और तुम्हें स्क्वायर दिया हुआ तो 2/5 M2 इंटू आर स्क्वायर कर दो। लास्ट, यहां पे कोई स्लाइड नहीं दिया हुआ है, नहीं है, इस जगह पे कोई स्लाइड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन तो आया A1, और इसका तुम देखोगे तो इसका आएगा A2 भी एक ही साइड में आएगा, और आर अल्फा वो भी तुम्हें लग रहा होगा उसी साइड में आएगा, क्यों? A2 और आर अल्फा दोनों के दोनों आपके एक ही साइड में आएंगे,
तो इसका मतलब A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A2 प्लस आर अल्फा इसके इक्वल। लास्ट में इक्वेशन बनेगी A1 इक्वल टू A2 प्लस आर अल्फा, ये फोर्थ इक्वेशन बनेगी। और अगर मैं अननोन्स देखूं, A1 अननोन हुआ, A2 अननोन हुआ, अल्फा अननोन हुआ और फ्रिक्शन अननोन है। इतने अननोन है। 4 इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया है, उससे निकाल। आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक और भी हो सकता है, एक मेथड और भी हो सकती है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये जितना वर्क करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ आएगा। इसको तुम लोग ट्राई करना, ये जितना भी वर्क करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ आएगा, और इसमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन M2 में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको तुम लोग भी ट्राई करना कि कैपिटल F एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसका जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। M1 में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी और M2 में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका वर्क डन निकालता हूं, देखो ध्यान से देखो, वर्क डन बाई F निकालता, तो ये कितना होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 कितना होता, हाफ A1T², ये हो जाता। इसी टाइप से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 निकालता तो वो आ जाता हाफ M1 V1², सिर्फ ये होता, और V1 कितना होता, A1 इंटू टी, ये होता। तो इस टाइप से करते हैं, और इसमें तुम्हें याद होगा T² कैंसिल हो जाता था, वो सारी चीजें होती थी, होता है। लेकिन साथ में ये वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी तुम्हें बेटा, ये वाली कंडीशन, तभी आ पाएगा फिर तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई स्लाइडिंग ना हो, इसका मतलब फ्रिक्शन वगैरह में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर तुम ये मेथड भी अप्लाई कर देते हो कई बार कि एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क किया वो फिर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी उसके इक्वल आ जाएगा। तो इससे भी तुम कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी तुमने काफी किया होगा। सॉलिड सिलेंडर है MR, और उसको ओमेगा नॉट से छोड़ के तुम एक रफ सरफेस पे छोड़ देते हो जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। तो तुमसे कहता है कि कितने टाइम के बाद स्लाइडिंग रुक जाएगी, और अभी तक वर्क परफॉर्म्ड बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होगा। मेरे ख्याल से ये भी तुमने हर बुक में करीब करीब देखा होगा कि आप ये देखो कि तुमने ओमेगा नॉट से छोड़ दिया इसको, सिलेंडर है, हाँ ध्यान रखना। उसके बाद अभी ये बैकवर्ड स्लाइड का केस है, बैकवर्ड स्लाइड का केस है, तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और मैक्सिमम लगेगा बिकॉज स्लाइडिंग हो रही है। तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा म्यू एम जी, और ये फ्रिक्शन इसको ए एक्सेलेरेशन इधर को देगा और अल्फा एक्सेलेरेशन इधर को देगा, और इसको कहां पे लाके छोड़ देगा, जब ये प्योर रोल करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब ये V हो जाए और ये ओमेगा हो जाए। मेरे ख्याल से एक कंसेप्ट तुमने काफी क्लासेस में किया होगा। तुमने सिलेंडर को फॉरवर्ड स्लाइड केस में छोड़ दिया, नहीं है बैकवर्ड स्लाइड में, सॉरी, सिलेंडर को बैकवर्ड स्लाइड केस में छोड़ दिया, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और स्लाइडिंग के अपोजिट लगेगा।
इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो म्यू एम जी लगेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि म्यू एम जी उसको राइट साइड में एक तो लीनियर एक्सीलरेशन ए प्रोवाइड करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको एल्फा प्रोवाइड करेगा। तो जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तो फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, मान लो t टाइम लगा तो अभी तक बैकवर्ड स्लाइड चल रही थी और फ्रिक्शन मैक्सिमम था और म्यू एम जी था और फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, और इस फ्रिक्शन से एक्सीलरेशन राइट हैंड साइड में लगा था और एल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा था। और ये ए और एल्फा यही बेसिकली वी और ओमेगा को मॉडिफाई कर रहे हैं ना। अगर आप देखोगे तो यही ए और अल्फा वी और ओमेगा को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि प्योर रोल कंडीशन आ जाए आपके पास। तो आपको करना क्या है, देखो आपको v इक्वल टू ओमेगा आर करना है। अब सुनो, इनिशियली लीनियर वेलोसिटी 0 थी, इसका मतलब v को मैं 80 लिख सकता हूं इक्वल टू। अब आप देखो ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज है और एल्फा तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी, ये लिख सकते हो, इनटू आर कर सकते हो। अब यहां पे ए कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन मास, और नेट फोर्स केवल फ्रिक्शन लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया म्यू एम जी अपॉन एम। अब आ जाओ एल्फा, एल्फा का मतलब टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क भी तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ फ्रिक्शन से ही मिलेगा, नहीं है, टॉर्क भी सिर्फ फ्रिक्शन से मिलेगा जो कि टेंजेंशियल है। तो टॉर्क को लिख दोगे म्यू एम जी इंटू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहां से तुम निकाल लोगे टी निकालोगे जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा एक बार टी निकल गया तो उसके बाद तुम वी भी निकाल सकते हो कितना था, ओमेगा भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अब चलते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जब तक प्योर रोलिंग नहीं हुई है। सिंपल सी बात है कि जब तक स्लाइडिंग चल रही होगी, नहीं है, जब तक स्लाइडिंग चल रही होगी तो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा रही होगी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कम रही होगी, और मुझे नेगेटिव में लाना है, मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन मुझे नेगेटिव में लाना है। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या तुम ये भी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल कितनी थी देखो, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर थी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थी, और इनिशियली सिर्फ क्या थी, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये थी बस हो गया। और इसमें जहां पे आई रखना है इसको हाफ एम आर स्क्वायर लिखोगे, और ओमेगा को v अपॉन आर लिखोगे, एंड सो मतलब इस टाइप से। और v हम पिछले पार्ट में निकाल चुके थे, ये करें। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम तुमने ऑलमोस्ट सारी बुक्स में देखी होंगी और सर लोग भी करवाती हैं जहाँ भी आप पढ़ते हो। एक बार फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, सिलेंडर है, एम मास आर रेडियस, तुमने ओमेगा नॉट पे छोड़ दिया, इसका मतलब बैकवर्ड स्लाइड कंडीशन में छोड़ दिया। स्लाइड है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, बैकवर्ड स्लाइड थी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उस फ्रिक्शन से तुम्हें ए भी मिलेगा और एल्फा भी मिलेगा, और वो ए और एल्फा वी और ओमेगा को मॉडिफाई करेंगे,
और उसको v इक्वल टू आर ओमेगा पे लाके छोड़ देंगे, नहीं v इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा पे लाके छोड़ देंगे, बिकॉज तब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। और v को मैंने लिख लिया था 80 और ओमेगा को लिख लिया था ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो वहां से तुम्हारा टाइम निकलेगा। और एक तुमसे ये पूछा था कि अभी तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। सिंस स्लाइडिंग हो रही थी तो फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रही होगी। और मुझे नेगेटिव में आंसर देना है तो तुम लिखोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल इतना करो। अच्छा, इसकी एक अल्टरनेट मेथड तुमने बुक्स में भी देखी होगी, जस्ट लिख दे रहा हूं, तुम जरूर करना। आप देखो, जब तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगा है और वही केवल एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसका वर्क डन बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट 0 होगा। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके उससे भी आप v या ओमेगा निकाल सकते हो। तो अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट तुम L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियल में सिर्फ रोटेशनल मोशन था, ध्यान रखना। तो इसका मतलब L केवल कौन सा वाला आएगा, रोटेशन वाला। फाइनल में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है, तो इसका मतलब L दोनों आएंगे, रोटेशन के भी और ट्रांसलेशन के भी। और रोटेशन और ट्रांसलेशन में भी ऐसा वैसा नहीं, प्योर रोलिंग वाला, ये कह लो। अब ये वैल्यूज तुम पुट करो, एक बार दोबारा सुन लो। जब तक स्लाइडिंग नहीं हो जाती है तब तक फ्रिक्शन लगेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब बॉटम मोस्ट के अबाउट उसका टॉर्क 0 होगा। तो जिसके अबाउट टॉर्क 0 होता है उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। तो तुम्हें बॉटम मोस्ट के अबाउट L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल करना है, लेकिन इनिशियली सिर्फ रोटेशनल मोशन था, तो L कौन सा वाला लोगे, रोटेशन वाला। फाइनल में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन आ गए तो दोनों लोगे। लेकिन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में भी 3 टाइप के हो सकते हैं ना, फॉरवर्ड स्लाइड, बैकवर्ड स्लाइड, प्योर रोल। तो तुम्हें उसमें से कौन सा लेना है, प्योर रोल वाला, ये कर। तो ये तुम कंप्लीट करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक बॉल है, रेडियस r, टॉप ऑफ स्फीयर कैपिटल R रखी है और विदाउट स्लिप। तो तुम्हें कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी है जब वो ब्रेक ऑफ कर जाए। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फिगर कुछ ऐसे है, देखो ये छोटी बॉल है और ये ऐसे प्योर रोल करती हुई जा रही है, ध्यान रखना। ये कहते मतलब ये v भी है और ये ओमेगा भी है। अब सुनो, ये जब थीटा नीचे गिर गया, मान लो, ठीक है, ये जब थीटा नीचे गिर गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास नीचे आता है, ये हम पहले कई उनमें कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा बेटा। H जो नीचे आएगा वो आएगा R प्लस R, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना नीचे आएगा। सेंटर से देखना पड़ेगा ना बेटा, ये एक्चुअल में ये R है और इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसका मतलब इसका सेंटर कितना नीचे आया वो देखना पड़ेगा ना, ये कह देते। तो ये हो गया R प्लस R, 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद अभी तक प्योर रोलिंग चल रही थी, इसका मतलब वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0 रहा होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही होगी।
तो छोटी जो बॉल है वो जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी वो उतना ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, गेन करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि mgh, ये तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ गया, इक्वल टू हाफ m v², ये आ गया, प्लस हाफ i ω², ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब यहां पे जो i होगा वो 2/5 ऑफ mr² होगा और ओमेगा होगा v/छोटा r होगा, ध्यान रखना छोटा r। ये अगली बार, अगर मैं छोटे स्फीयर को बॉल के सेंटर को देखूं तो तुम्हें लग रहा है ये सेंटर ऐसे घूम रहा है बेटा? ये बताओ, तुम्हें लग रहा है ये सर्किल में घूम रहा है? क्यों? ये इस टाइप से सर्किल में घूम रहा है, और ब्रेक ऑफ करते समय इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो 0 आ जाएगी, और इस पे नीचे को लगा है mg, ये आ गया थीटा। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं कि mg का जो cos थीटा कंपोनेंट होगा उसको मैं mv² अपॉन रेडियस लिख सकता हूं। तो तीसरी इक्वेशन लिख सकता हूं mg cos थीटा इक्वल टू mv² अपॉन, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है r प्लस r आएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमारे अननोन्स क्या क्या थे वो भी देखो तुम, नहीं है? अगर तुम देखोगे तो अननोन्स क्या क्या होंगे। एक तो मैंने चलो h अननोन ले लिया, एक मैंने v अननोन ले लिया, एक मैंने ओमेगा अननोन ले लिया, और एक मैंने थीटा अननोन ले लिया। अब तुम कहोगे मैंने 3 इक्वेशंस बनाई है, नहीं है? तुम मेरे से कह सकते हो 3 इक्वेशन बनाई है, तो एक्चुअली चौथी इक्वेशन भी बनी हुई है, और वो क्या था बताओ? ओमेगा की वैल्यू v/r, ये चौथी इक्वेशन थी। तो यहां से तुम ओमेगा निकालो। एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ ओमेगा ही पूछा था ना? हाँ, ये था। एक बार दोबारा सुन लो। बॉल का सेंटर जब थीटा एंगल घूम गया, बॉल के सेंटर पे ध्यान देना बेटा, ये है जैसे ये कह रहा हूं मैं, ये है। तो हमें ये देखना है एक्चुअल में। और तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना बेटा, कभी तो मेरे को r लेना है और कभी मुझे r प्लस r लेना है। ये बहुत ध्यान रखना है तुम्हें, कहां पे तुम्हें स्मॉल r लेना है और कहां पे तुम्हें r प्लस r लेना है। एक बार दोबारा सुन लो। जब बॉल का सेंटर थीटा नीचे आएगा तो वो कितनी हाइट नीचे गिरेगा? r प्लस r 1 - cos थीटा, इतनी हाइट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे r प्लस r लेना है। उसके बाद प्योर रोलिंग चल रही थी, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन तुम जानते हो प्योर रोलिंग में 0 होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो बॉल ने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है mgh की, और उसने ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv² और रोटेशनल एनर्जी हाफ i ω², उतनी गेन की है। ये भी ठीक हो गया। उसके बाद बॉल के सेंटर को अगर तुम देखोगे तो वो एक सर्किल में घूम रहा है, और कितनी रेडियस के सर्किल में घूम रहा है बताओ? r प्लस r, इतनी रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। तो ब्रेक ऑफ करते समय नॉर्मल रिएक्शन को हम 0 ले लेते हैं, और mg का सेंटर की तरफ को जो कंपोनेंट आता है उसको हम mv² अपॉन r ले लेते हैं। ये तो 3 इक्वेशन हो गई, और लास्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, छोटा r, वो हम और लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ के टाइम पे क्या निकालेंगे? ओमेगा। ये, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, देखो ये प्योर रोल करता हुआ आ रहा था। सिलेंडर है, हाँ ध्यान रखना, रेडियस दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब तुमसे कहता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, ठीक है ना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट which still permits the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is assumed to be absent. मतलब V नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि वो इंक्लाइंड सरफेस पे आ जाए, ठीक है ना, वो इंक्लाइंड सरफेस पे आ जाए और फिर वहां पे प्योर रोल करने लग जाए। तो फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैं एक काम करूंगा बेटा जी, मैं केवल ये सेंटर को देखूंगा, बस हो गया, केवल सेंटर को देखूंगा। तो तुम देखो एक फिगर तो ये बनी जब सेंटर यहां पे था, अब इसके पास वी नॉट भी थी और इधर एक ओमेगा नॉट भी रही होगी, एक तो ये आ गया, ठीक है, और ये अल्फा है, ये ऑब्वियस सी बात है। अब ये फिगर किस में कन्वर्ट हुई है, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब सेंटर यहां पे आ गया, इसका मतलब ये वी आ गया और ये ओमेगा आ गया। अब जरा एंगल देख लो, ये जैसे अल्फा था तो फिर ये अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। फिगर समझ में आ रही बेटा, ये इसके बाद फिर प्योर रोल करना स्टार्ट कर देगा ना, ये ऐसे कह लो, ये इंक्लाइंड सरफेस पे आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो यहां से अगर मैं देखूंगा, ये सेंटर ये है सी, यहां से सेंटर पहले आर की हाइट पे था, और अब अगर मैं देखूंगा तो कितना हुआ, देखो ये हाइट आ गई और मेरे ख्याल से ये आर कॉस एल्फा आ गई। तो मैं एनर्जी कंजर्व कर ले रहा हूं, ठीक है, इस वाले में और इस वाले में एनर्जी कंजर्व कर ले रहा हूं मैं। तो पहले एनर्जी कितनी थी देखो, एक तो थी एम जी आर, एक थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहां पे तो इतनी एनर्जी थी। और अगर मैं इस वाली फिगर में देखूं तो ये आ गई एम जी आर कॉस एल्फा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, आपको नो स्लाइडिंग दे रखी है, तो मैंने दो जगह पे एनर्जी कंजर्व कर ली, ये हो गया। अब सिलेंडर है, आई को तो तुम हाफ एम आर स्क्वायर लिख ही सकते हो, और ओमेगा नॉट को वी नॉट अपॉन आर लिख सकते हो। इसी टाइप से यहाँ पे आई को हाफ एम आर स्क्वायर लिख सकते हो, और ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हो। तो यहां से तुम्हें क्या निकलेगा, एक्चुअली वी निकलेगा बेटा जो है। और फिर से वही वाली बात कि उसने जंप ऑफ नहीं किया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव में नहीं आई, ऐसे समझ लो। तो नॉर्मल रिएक्शन को तुम्हें जीरो करना है, ठीक। अब तुम क्या फिगर देखोगे, ये है, देखो जैसे मैंने ऐसे ले लिया था, ध्यान से देखना, ये सेंटर था, इस पे दोनों चीजें वैसे, ये वी भी है और ये ओमेगा भी है।
अब तुम जानते हो प्योर रोलिंग के केस में ना सारी चीजें इसके अबाउट घूमती है बेटा जो है। तो तुम सेंटर देखोगे तो ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बताओ, इस सर्किल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बताओ। और अगर ब्रेक ऑफ नहीं हुआ तो एन को हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और एम जी इधर को आ गया। अब थोड़ा एंगल बस सही ढंग से लेना था। ठीक है, ये अल्फा आया था ना, ये अल्फा आया था, तो इसका मतलब ये भी अल्फा आएगा। क्यों? तो mg का जो cos अल्फा होगा उसको तुम mv² अपॉन r के इक्वल रख देना, बस हो गया। मतलब इक्वेशन ये बनी, mg का जो cos अल्फा कंपोनेंट आएगा उसको रख देना mv² अपॉन r, ये हो गया। तो इनको सॉल्व करके तुम v नॉट निकालो। एक बार फिगर दोबारा देख लो बेटा, ये पहले ऐसे जा रहा था, ये v नॉट था, ये ओमेगा नॉट था, और वो v नॉट बाई r था। और अभी इसका सेंटर कितनी हाइट पे था बताओ, r हाइट पे था। उसके बाद ये बस थोड़ा फिगर सही ढंग से बनानी है, यहाँ पे ये ऐसे आ गया है, समझ गया ना, मैंने सेंटर ऐसा बना दिया बेटा, क्योंकि इसके बाद तो स्टार्ट हो ही जाएगा प्लेन में। ये v आ गया, ये v आ गया, और ये ओमेगा आ गया, और यहां तक मतलब पहुंचा दो तो हमारा काम चल गया है। यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ गई, और एक मैंने बताया कि ये mg था, ये अल्फा था, तो ध्यान से देखना, बस ये वाला थोड़ा एंगल का देख लेना। तो फिर ये वाला एंगल अल्फा रहा होगा, वो 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा रहा होगा। क्यों? ये हो गया, ये अल्फा आएगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा फाइनली, ये वाला जो एंगल आएगा, ये भी तुम्हें दिख रहा होगा, अल्फा आएगा, और mg का जो अंदर को कंपोनेंट आएगा, ये आ गया mg cos अल्फा। और अभी सेंटर कितनी हाइट पे है, ये मैंने बताया था ना तुम्हें, सेंटर अभी कितनी हाइट पे बेटा, ये इस वाले से r cos अल्फा हाइट पे। अच्छा, इसके बाद तो फिर ये चला ही जाएगा ना, अगर तुम देखोगे तो इसके बाद तो ये फिर स्लाइडिंग शुरू हो ही जाएगी ना इसकी, ये इस वाले प्लेन पे आ ही गया है। ये हो गया, तो मेरे को ये वाला पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है ना, ये पॉइंट क्रिटिकल है। ये क्या है? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं रिपीट करने का। पहले यहाँ पे प्योर रोलिंग पे था, और मुझे जस्ट यहाँ तक ले आना था इसको, उसके बाद तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, नहीं है, एक मुझे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, और दूसरा इस वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में नॉर्मल रिएक्शन को 0 करना है, और जो सेंटर है वो इसके अबाउट सर्किल में घूम रहा है। तो इसका मतलब mg का जो अंदर को कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, mg का जो अंदर को कंपोनेंट आएगा वो mv² अपॉन r रखते हैं ना, इतने। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक तरीके से रिंग है, मास m, रेडियस r, और ये जस्ट इस पे एक पार्टिकल लगा हुआ है, मास m, और ये प्योर रोल कर रहा है, ध्यान रखना, प्योर रोल कर रहा है। तो इसका मतलब v नॉट है, तो इस पे फिर ये ओमेगा नॉट भी हो गया। तो तुमसे कहता है कि v नॉट की वैल्यू क्या हो, बाउंस ना करे, मतलब ये सिस्टम बाउंस ना करे, ये कह दिया। v नॉट की वैल्यू क्या हो कि ये सिस्टम बाउंड
बाउंस ना करे, ये कह लो। तो तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, बाउंस का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ये जस्ट जीरो हो जाएगा सुबह। क्यों नहीं है, मतलब क्रिटिकल केस में क्यों? क्रिटिकल केस में नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दोबारा देख लो, एक रिंग है, मास m रेडियस r, उसके अंदर बॉटम पे जस्ट एक पार्टिकल लगा हुआ है, उसका मास भी m ही है, उसका मास भी m ही है, और ये प्योर रोल कर रहा है। तो आपसे v नॉट की क्रिटिकल वैल्यू पूछता है, ठीक है, v नॉट की क्रिटिकल वैल्यू पूछता है कि ये बाउंस ना करे। तो बाउंस नहीं करने का मतलब ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए क्रिटिकल केस में। अब सुनो क्या है, इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा बाउंसिंग का जो खतरा होगा वो तब होगा जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पे होगा। क्यों? तो इसका मतलब मुझे इसको यहां तक ले जाना है। और मान लो इसमें ये v है और ये ओमेगा है। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है ये 1 है और ये 2 है, और m1 और m2 इक्वल है। अभी a1 का एक्सीलरेशन तो जीरो है, लेकिन a2 का एक्सीलरेशन अगर देखोगे, ठीक है ना, a2 का एक्सीलरेशन अगर देखोगे तो वो तुम्हें याद होगा, हमने पहले किसी प्रॉब्लम में कर रखा है कि इसका केवल एक ही एक्सीलरेशन आएगा नीचे को, और ये r ओमेगा स्क्वायर होगा। अब दो मास इक्वल हैं, उसमें से एक का एक्सेलरेशन जीरो है और दूसरे का एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ को है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो a2/2 होगा, या कह लो r ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा। और अभी जो इस पे फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड जीरो है, ध्यान रखना बेटा, जो है ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना लगा हुआ होता है, जो है, अच्छा ये ए सेंटर ऑफ मास नीचे को होगा बेटा, ध्यान रखना, ये नीचे को होगा, तो इसका मतलब जो एफ सेंटर ऑफ मास है ये 2 mg होगा, ये डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये होना चाहिए। AC कर दिया, बस हो गया, AC कर दिया, मतलब ये ऐसे हो गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना, एक बार दोबारा सुन लो क्या है। एक रिंग टाइप की चीज है, मास m रेडियस r, उसके अंदर बॉटम में एक पार्टिकल लगा रखा है, उसका मास भी m, और ये अभी प्योर रोल कर रहा था, ठीक है, ये प्योर रोल कर रहा था। तो आपसे v नॉट की क्रिटिकल वैल्यू पूछता है कि ये बाउंस ना करे। तो तुम्हें कुछ फील आ रहा होगा कि बाउंस करने का सबसे ज्यादा खतरा तब है जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, और बाउंस करने का मतलब क्रिटिकल केस में ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो जीरो होगी। अब आप ये देखो कि रिंग के सेंटर का एक्सेलेरेशन a1 वो तो जीरो है, लेकिन टू पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन होता है वो r ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ होता है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम सारे वीडियोस एक प्रॉपर ऑर्डर में दे रहे हो, तो टू का एक्सेलेरेशन नीचे को होगा r ओमेगा स्क्वायर। अब दो मास इक्वल है, एक का एक्सेलेरेशन जीरो है और एक का r ओमेगा स्क्वायर नीचे को है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया r ओमेगा स्क्वायर बाई 2, नीचे को आ गया। और मैंने अभी ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन जीरो ले लिए, नहीं, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन जीरो ले लिए, तो इसका मतलब अभी इस पे केवल 2 mg का फोर्स लगा हुआ, तो वो 2 mg किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, जो है
वो होना चाहिए 2m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये होना चाहिए। और अब एक लास्ट वो और बनेगा कि ये फिगर थी, इसको तुम्हें यहां तक ले जाना है। ये v नॉट था, ये ओमेगा नॉट था, ये v था, ये ओमेगा था। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड वो 0 ले लिया था। F टोटल या F सेंटर ऑफ मास वो 2mg डाउनवर्ड्स ले लिया था। और A सेंटर ऑफ मास वो ऐसे कुछ किया था ना, ma1 प्लस ma2 अपॉन m प्लस m, ये किया था ना बेटा मैंने, ये किया था। तो ये r ओमेगा स्क्वायर बाई 2 नीचे को था। और F सेंटर ऑफ मास इसको मैंने लिखा था 2m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में तुम एनर्जी भी कंजर्व करोगे, बस हो गया। E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। अब सुनो इनिशियल में क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि बॉटम में है। काइनेटिक एनर्जी भी 0 है बिकॉज बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। तो इसका मतलब इनिशियल में केवल और केवल रिंग की एनर्जी है। तो यहां पे कितनी होगी बताओ, हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ गई। अब इस पे आ जाओ, इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, तो mg इंटू 2r। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे केवल 2v की वेलोसिटी होती है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2v की वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब प्लस हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस रिंग की ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और रिंग की रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। और जहां पे तुम्हें आई लिखना है वहां पे एम आर स्क्वायर लिखोगे क्योंकि रिंग है। जहां पे तुम्हें ओमेगा लिखना है वहां पे v अपॉन आर लिखोगे बिकॉज प्योर रूलिंग है। और जहां पे ओमेगा नॉट लिखना है वहां पे v नॉट अपॉन आर लिखोगे बिकॉज प्योर। एनर्जी कंजर्वेशन एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। फर्स्ट फिगर में पार्टिकल की पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक भी 0 है क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी प्योर रोलिंग में 0 होती है। रिंग की ट्रांसलेशनल है और रिंग की रोटेशनल है। अब दूसरी फिगर में आ जाओ, पार्टिकल में 2r हाइट गेन कर ली है तो इसका पोटेंशियल भी है। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है तो काइनेटिक भी है। रिंग की काइनेटिक है और रिंग की काइनेटिक में दोनों आ गई, ट्रांसलेशनल भी आ गई और रोटेशन भी आ गई, ये कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि बाउंस करने का सबसे ज्यादा खतरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, और क्रिटिकल केस में ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लोगे उसको 0 लोगे, और दोनों पे मिला के नीचे को 2mg का फोर्स है बस हो गया। तो इसका मतलब वो होना चाहिए 2m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। और इस समय 1 का एक्सेलरेशन 0 है और 2 का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ को आर ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा, ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में रोटेशन के। इस टाइप से बेल्ट चल रही थी बेटा जो है, और वही प्योर रोलिंग वगैरह सब कुछ चल रही थी।
और ये ना बेल्ट का पूरा मास, ये वाला, ये टोटल मास m दिया हुआ है। तो तुम्हें बेल्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देख लो अच्छी तरीके से क्या है। अब सुनो, यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। अब चलो यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट की जो वेलोसिटी आती है प्योर रोलिंग में वो 2v आती है। क्यों? इस पार्ट की 2v आती है, तो इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ, मैं इतने पोर्शन का मास m डैश ले लेता हूँ, ध्यान रखना, इतने पोर्शन का मास m डैश ले लेता हूँ, तो m डैश इंटू 2v का स्क्वायर होगी। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ये आ गया। अब रह गया ये वाला पोर्शन, ये इसको ध्यान से देखना, ये और ये। तो इसको मिला के मैं एक रिंग बना सकता हूँ ना, ये बन गई ना, दोनों को अगर मिला के देखोगे तो रिंग बन गई बेटा, ये रिंग बन गई। तो इसमें v भी है और ओमेगा भी है। और बाय द वे इतने पोर्शन का मास कितना लिखोगे बताओ? जो है मास लिखोगे, टोटल मास में से ऊपर का मास माइनस करोगे, माइनस नीचे का मास माइनस करोगे, तो ये हो गया। तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी बताओ? हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, एक तो ये होगी, प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर भी होगी। और यहां पे जो I होगा वो रिंग है तो mr स्क्वायर होगा, और ओमेगा की वैल्यू v बाई आर होगी। तो इस टाइप से तुम पार्ट्स में एनर्जी निकालते भी चलो। एक बार फिगर दोबारा देख लो क्या कह रहा हूं मैं। मैंने इतने पोर्शन का मास m डैश ले लिया, इतने पोर्शन का मास भी m डैश हो जाएगा। तो ये और ये मिलके, नहीं है, इन दोनों का मिलके जो मैंने मास लिया m, वो टोटल मास में से m डैश माइनस m डैश माइनस हो गया। उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने 0 ले ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने हाफ m डैश इंटू 2v का स्क्वायर किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, हाफ m डैश इंटू 2v का स्क्वायर। और लास्ट में वो जो रह गया है, ये जो टोटल मिला के m रह गया है, जो प्योर रोल कर रहा है, इस पे हमने हाफ mv स्क्वायर भी ली है और हाफ I ओमेगा स्क्वायर भी ली है। ये कह लो इतना टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल मोशन की भी सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई, और इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।